Earthlings, how are you all of you? I hope all of you are fit and healthy and fine. First of all, sorry for the video delayment because the server was a bit down, the technical issues were there. Directly and indirectly it was also affected by the cyclonic, the situations which have been created in the Gujarat coastal areas. For that the team was not able to work properly because there were alerts that they shouldn't not be much publicly available, and that's why their unavailability in public, the technical issues took time to be solved and the server got down. That's why the uploading and all the transactions, the signal acceptor, emitter, those things were down, the components of our server. So that's why we had some problem. But now, from now on, we hope that we won't face such problem, but we still can't say, we can assure anything about nature and the physical component, electronics and electrical components. Okay, today's topic is a bit interesting. Mainly it's a conceptual topic, and whatever we have learned so long, इतना दिन से जो भी पढ़े थे, we have gone a long path of electric charges and field. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी के लिए मैं इतना दिन तक कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स. क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक. और जब हम लोग एटॉम के अंदर जो भी गहराई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग इनटू क्वांटम फिजिक्स. They have many such vibrations and waves and frequencies going on, which we will be studying when you will be studying higher studies. So ये जो waves और field और charges का जो भी हम लोग पढ़ाई किए, first the Coulomb law, the field intensity, और किस तरीके से different positions में हम लोग charges को distribute करें, uniformly, non-uniformly, अलग अलग shape और size में distribute करें, तो उसका electric field intensity कितना होता है, ठीक है. एंड द डाइपोल कॉन्सेप्ट कि दो चार्जेस के कौन से पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है. देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दैट, एंड दिस इज ट्रूली अ ग्रेट चैप्टर फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है. टुडेज टॉपिक विल बी ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड यू कैन सी दैट. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए फर्स्ट आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ स्टोरी. एक स्टोरी समझते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि जब साइक्लोन आ रहा था, तूफान आ रहा था, जैसे हवा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो साउथ गुजरात में रहा है या गुजरात में रेसिडेंट है वो लोगों को पता चला होगा, तो हम लोग सीधा खड़े रह रहे थे, तो क्या हो रहा था, हम लोग का बाल वाल इधर उड़ रहा था, और शाहरुख खान जैसा, जिसका जो फेवरेट एक्टर है, उसका जैसे शर्ट ठर्र करके पीछे की तरफ उड़ रहा था, ये सब चीज़ हो रहा था. मगर एक बात सोचो, अगर हम लोग उसी जगह में, हम लोग के ऊपर जो हवा आ रहा है वो क्या कर रहा है, एक एयर ड्रैग क्रिएट कर रहा है. बाइक चलाने के टाइम भी हम लोग को ऐसा होता है. अच्छा, ये एयर ड्रैग को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरता है ना, तो उसके ऊपर एक इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर उसके थ्रू पास होकर जाता है. फर्क डिफरेंस ये है कि एयर का मॉलिक्यूल बड़ा होने की वजह से हम लोग के थ्रू नहीं पास हो सकता. तो एक उससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल कर सकते हैं कि जो लोग पबजी के प्लेयर हैं, पबजी गेम है, मैं कभी कल खेला था, बट इतना एडिक्टिव गेम है, आफ्टर फ्यू डेज आई हैड टू इंस्टॉल इट, क्योंकि वरना मैं सोचा मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा मैं अगर 2-3 दिन और ज़्यादा खेल लिया तो. सो व्हाट हैपेंड दैट कि उसमें क्या रहता है कि हम लोग बंदूक से जब गोली करते हैं तो बंदूक क्या होता है, ऑब्वियसली बॉडी के आर पार हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदूक होता है. तो बात यही है कि जब गोली कर रहा है, बंदूक से बुलेट्स निकल रहा है, और बॉडी जो हम लोग का बॉडी का सरफेस है, तो सरफेस से कितना गोली जा पा रहा है पेनिट्रेट करके, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लास्क बोल सकते हैं. तो सर इधर बंदूक गोली क्या आप बोल रहे हो, बंदूक का गोली को पकड़ लो कि इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इमेजिनरी लाइन से एज्यूम करते हैं, तो वो लाइन है बुलेट जो पास कर रहा है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास हो रहा है कोई सर्टेन एरिया से, तो उस एरिया से जाने वाला हर एक फील्ड लाइन को हम लोग एक्यूमुलेट अगर करें कि कितना एक सर्टेन सरफेस एरिया के ऊपर से कितना फील्ड लाइन पास हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. अगर विजुअलाइज करना है, ऑब्वियसली ये बहुत विजुअलाइज करने वाला एक चीज़ है, तो देखो यू कैन सी इट्स अ प्लेन पेपर. अगर मान के चलो बोर्ड के पीछे कोई एक सर्टेन चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रिएट होगा. तो ये एक नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा है, एक सर्टेन रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है, और इसके ऊपर से अगर चार्जेस पास करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पास करे और मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इतना ताकत है कि वो जैसे ही पास करता है वो एक एक होल क्रिएट करता है। तो जब वो होल क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप का पेपर का शेप बना देगा। तो देखो इसमें एक चीज़ तुमको समझ में आ रहा है कि वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ वो एक सर्टेन इक्वल डिस्टेंस में हम लोगों को क्या किया, कुछ पोर्स क्रिएट किया या होल्स क्रिएट किया। वास्तव में ऐसे होल्स क्रिएट नहीं होता है, जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास हो रहा है तो कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सर्टेन सरफेस एरिया में पास हो पा रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So for the definition of it, the amount of electric field lines passing through a certain surface area perpendicularly is called electric flux. एक certain surface area के perpendicularly जितना amount of electric field pass हो पा रहा है, that is the thing. तो electric field मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि एक सर्टेन पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो बहुत सारा पॉइंट को मिला मिला के ये जो टोटल एरिया बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दैट इज वाई अगर हम लोग को फॉर्मुलेशंस और कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ चुके कि किस तरीके से हम लोग हवा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि वो जितना जाएगा और उस सरफेस के थ्रू जितना एयर पास हो पाएगा या जितना बुलेट हो पास हो पाएगा, वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तुम अगर कंपेयर कर लो तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि तुमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया और उसके आर पार कितना पास हो पाया, वो भी परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इस सिंबल से, दिस इज द सिंबल व्हिच वी डिनोट इट, एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ बुलेट्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तुम जितना ज़्यादा, एक PS बाइसन मेरे को थोड़ा बहुत याद रहता है, एक बंदूक था जिसका बहुत प्र करके गोली मारता था। तो मैं अगर एक मेरा गोली फायरिंग रेट अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या रहता है, स्मॉल डिस्टेंस में ज़्यादा मेरे बॉडी में होल कर देगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सर्टेन एरिया पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ गया, कहीं ना कहीं चार्ज ज़्यादा बड़ा आ गया, ज़्यादा पावरफुल हो गया, या जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो अगर उस एरिया के नज़दीक रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत नज़दीक होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी यानी जो फील्ड जाएगा वो आपस में बहुत नज़दीक होके जाएगा, तब जाके मेरा फाई बढ़ने वाला है ना। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत और ज़्यादा होता तो नॉर्मल सी बात है, बीच में, इनके बीच में भी और भी बहुत सारे हम लोग को होल्स देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बढ़ गया होता। दूसरी बात है, अगर मान के चलो अब हम लोग, एक बड़ा आदमी खड़ा है, एक छोटा आदमी खड़ा है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि बड़ा आदमी जब हवा के सामने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के सामने खड़ा है, उसके ऊपर हवा का ड्रैग ज़्यादा लगेगा, छोटा आदमी के ऊपर कंपेरेबली कम लगेगा। इवन मैं ये भी देखा हूँ, क्योंकि गेम से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो वापस में गेम का, मैं बिल्कुल PUBG का सपोर्टर नहीं हूँ, बिकॉज गेम एक सर्टेन लिमिट तक खेलना चाहिए। ओवर खेलोगे इट विल बी गिविंग यू नथिंग बट एडिक्शन एंड लेजीनेस, ठीक है ना। अगर 15-20 मिनट 30 मिनट तक कोई चीज़ भी गेम में इन्वॉल्व रहता है तो ठीक है, माइंड गेम खेलो। ये सब गेम में तो आई डोंट थिंक दैट कुछ इससे फ्यूचर बनने वाला है, दिमाग का ग्रे मैटर को कम ही कर देता है। ओके, मैं जो बोलने वाला था कि एरिया को कम करने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई इंसान को गोली मारा जा रहा है, वो अगर फटाक से सो जाए, डाउन हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो गोली तो माथे के ऊपर से छू के निकल गया, है कि नहीं। गाड़ी चल रहा हो, सीधे गाड़ी चला रहा हो, पूरा जो विंड का ड्रैग बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे तुम राइडर वाला पोज में आ गए, ऐसे मुंडी को झुका लिए, स्टीप हो गए, देन क्या होता है, विंड ऊपर से फ्लो होके पास ऑन होके निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं जितना बड़ा एरिया करूँगा, अगर ये कागज़ और बड़ा हो जाता तो नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर जगह से निकलने वाला है, वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हर एक डायरेक्शन में निकलता है। तो ये कागज़ अगर और बड़ा होता तो इसके अंदर होल्स मेरे को और ज़्यादा मिलता, दैट मीन्स एरिया बढ़ने से भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी इतना समझना पड़ेगा। एरिया की वेक्टर क्वांटिटी, आई विल बी कमिंग टू दैट, क्यों मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी कह रहा हूँ, आई डोंट एग्री ऑन दैट स्टिल। तो इज इक्वल टू E डॉट A, ये दोनों वेक्टर्स हैं। ओके,
इसमें अगर कांस्टेंट है, मगर कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, बिकॉज हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और एरिया का वैल्यू का मल्टीप्लाई करके हम लोग को देखेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मिल जाता है, तो वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग को कांस्टेंट कोई लगाना नहीं पड़ा ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग को पता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर कूलम, मगर एरिया तो सर मीटर स्क्वायर लेंथ के साथ रिलेटेड है, ये क्यों हो रहा है? देखो इसका अभी हम लोग ने एक्सप्लेनेशन अभी भी सुना। अगर मैंने एरिया को बड़ा छोटा कर दिया तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है फाई चेंज होगा। मगर एक बात अभी मैंने बताया कि अगर कोई बंदा खड़ा है और उसको तुम स्ट्रेट गोली चला, मगर वो गोली चलाने के टाइम अगर वो सो गया तो गोली आधा गोली उसको टच भी नहीं करेगा, उसके आजू बाजू से, माथे के ऊपर से, पेट के नीचे से छू के चला जाएगा, है कि नहीं? अगर बहुत तूफान आ रहा है, तुम खड़े हो गए तो तुमको तुम्हारा गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मगर तुम अगर सपाट ऐसे करके सो गए तो व्हाट विल हैपन? तुम्हारे ऊपर से आजू से बाजू से चीर के हवा निकल के चले जाएगा, जैसे एरोप्लेन में होता है ना, उसके ऊपर ड्रैग नहीं लगता, वो चीरते हुए एयर ड्रैग को ओवरकम करते हुए इट कैन फ्लाई इजीली। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि एरिया का भी एक सर्टेन डायरेक्शन है। मैं ही सो गया तो मेरे ऊपर एयर ड्रैग ज़्यादा नहीं लगा, मैं खड़ा हो गया तो एयर ड्रैग ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स एरिया इज ऑल्सो हैविंग सम डायरेक्शन, बट हाउ, वो मैं तुमको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके समझते हैं कि फॉर्मूला को किस तरीके से डिड्यूस किया गया। लेट्स से वी टेक एनी आर्बिट्ररी सरफेस, कोई भी एक आर्बिट्ररी मैंने 2D एक शेप ले लिया, है ना, कोई भी एक 2D सरफेस लिया, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मान के चलो ऐसे सर्टेन डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि इस डायरेक्शन में जो लोकल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में इधर है। एग्रीड टू दैट? ओके, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एरिया का जो ये जो सर्टेन सरफेस, देखो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया, उस छोटा सा एरिया को मैं नाम देता हूँ DA। अब DA का एक नॉर्मल होगा, हर सरफेस का 90 डिग्री या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये हम लोग क्लास 11 से और उससे भी पहले से समझते हुए आ रहे हैं। कोई भी सरफेस, चाहे वो टिल्ट हो चाहे जैसा भी हो, उसके 90 डिग्री में जो डायरेक्शन है दैट कैन बी दैट डायरेक्शन और द लाइन परपेंडिकुलरली कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल। तो एरिया के जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते, हम लोग मान के चलो नॉर्मल डायरेक्शन को समझाने के लिए हम लोग n कैप या n रूफ इस्तेमाल किए टू शो द डायरेक्शन। दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, क्योंकि वेक्टर होगा तब मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा। तो इस एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने n रूफ इस्तेमाल किया। अब देखो मैं अगर ये सर्टेन DA, ये जो छोटा सा DA निकला, इस DA के साथ मैं अगर n कैप को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट विल गिव व्हाट? DA वेक्टर, इजंट इट सो? DA वेक्टर। एग्रीड और नॉट एग्रीड? तो आई प्रेफर टू राइट इन दिस वे, एज ऑल्सो माई टीचर वॉल्टर लुइन, a great physicist, professor of MIT and astronomer, he also prefers to write in this way, and I also observed that this is not the way, but still the books directly write it down in the form of DA vector के फॉर्म में लिख देता है, but actually that is the normal direction। उसके नॉर्मल डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग A वेक्टर का डायरेक्शन दे देते हैं। अब भाई A का डायरेक्शन नहीं है, जस्ट टू शो द नॉर्मल डायरेक्शन। क्यों? सोचो, मैं अगर ऐसा खड़ा रहा तो मेरा जो हवा है वो हवा मान के चलो मेरे सामने से आ रहा है, तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और इसी एंगल में हवा का असर सबसे ज़्यादा होगा, इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा। मैं अगर उसी जगह में मैं अगर मान के चलो सो जाता हूँ या ऐसे हो जाता हूँ, तो हवा ऐसे आएगा तो मेरे ऊपर से निकल के चला गया, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर 90 डिग्री एंगल, मतलब एरिया अगर ऐसा हो, ऐसे सपाट खड़ा है और उसी के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो उसके 90 डिग्री यानी इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि जब एरिया का 90 डिग्री, एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है
उस डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा है वो ही इफेक्टिव है, उसी को लेना है हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो मैं इसको और गहराई में बता रहा हूँ, पहले इसको हम लोग समझ लेते। तो ये डी वेक्टर हुआ, और जैसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सरफेस रहते हैं, ऐसे बहुत सारा डी ए अगर मैं काट लूँगा तो हर एक एरिया का मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो मैं ई तो कांस्टेंट है सबसे पहली बात, क्योंकि ई वेरिएबल मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जा रहा है और सब जगह में वो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जा रहा है। बस अलग अलग एरिया पे मेरे को अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से मैंने क्या ले लिया, डी ए को काट दिया। डी ए को वेक्टर क्यों बोला, समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हम लोग को एन कैप नाम का एक वेक्टर लेना पड़ा। सो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल गिव अस द डी फाई। इस जगह पे इस सर्टेन एरिया का मेरे को फ्लक्स बताएगा। तो मैं अगर पूरा एरिया निकालना चाहता हूँ, हम लोग को पता है व्हाट डू यू डू, इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर and we get the phi. This is a universal formula. Why is that? क्योंकि देखो ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप के लिए ट्रू है ना। डी ए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप रहता है, कहीं पे मतलब ज़्यादा कम, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं छोटा छोटा जगह ले लेता हूँ। तो हर एक जगह में हम लोग ने देखा कि जहाँ पे भी यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली कोई तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका शेप आड़ा टेढ़ा है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैथ्स के टाइम पे भी हम लोग ने देखा कि जब हम लोग को अजीब व गरीब स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कहीं पे चार्ज से कम डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हर चीज़ के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते इंडिविजुअली। तो हम लोग ने क्या किया, एक जगह का निकाला और लिमिट लगा दिया, जहाँ से जहाँ तक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं तो सबका निकल के आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट, हर जगह का मैं अलग अलग शेप रहेगा तो मैं एरिया के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं पोजीशन में, इसका पोजीशन कहीं और है, इसका पोजीशन कहीं और है। तो उसके लिए छोटा छोटा डी ए को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरे को टोटल इसका जो नेट फ्लक्स है वो डायरेक्टली निकल के आ जाता है, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना। These are overall genuine formula. Otherwise, we can also write that phi is equal to E vector dot A vector, just like we have written in here. जब टोटल एरिया अगर मेरे को डायरेक्टली पता है, मेरे को अगर यूनिफॉर्म अच्छे तरीके से कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है, तो उसका मेरे को एरिया पता है। बस ऐसा सब उसका जो वेक्टर होगा वही मेरे को परफेक्टली चूज करना है कि कौन सा डायरेक्शन में मैं एरिया का वेक्टर को ले रहा हूँ या कौन सा डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहा हूँ, और चुन के मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर थोड़ा बात हो जाए, दो वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर है जस्ट बिकॉज टू शो द परपेंडिकुलर डायरेक्शन के तरफ समझने के लिए, क्योंकि आई थिंक यू हैव गॉट इट राइट नाउ। अभी तक तो तुमको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्यों जरूरी है। मैं अगर सो गया होता तो मेरा फिर वो कहानी अलग होता, और सोए हुए चीज़ के ऊपर फ्लक्स जीरो होता है, ये मैं समझाऊंगा। मतलब मान के चलो फील्ड ऐसे जा रहा है और वो ऐसा सोया हुआ है, वो खड़ा नहीं है। मतलब मेरा मान के चलो कि ये कोई डिस्क है या कोई स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल, कोई 2D शेप है, अगर वो ऐसे खड़ा रहे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट है। जैसे ही टिल्ट होगा कम होगा और कम होगा और कम होगा। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आधा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, कुछ पेनिट्रेट कर पाएगा, और ऐसे हो जाएगा तो छोड़ ही दो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग को एरिया, अब एरिया तो इधर जितना एरिया है इधर भी उतना एरिया था, मगर उसका डायरेक्शन के फ़र्क होने की वजह से, उसका जो एंगल का फ़र्क होने की वजह से पूरा कहानी बदल गया। तो इस एंगल को समझाने के लिए वी नीड टू यूज दिस वेक्टर, और उस वेक्टर के सहारे हम लोग इसको ऐसे समझा सकते हैं। एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वजह से इसका यूनिट क्या होगा? सी द यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिस इज अ यूनिट। अच्छा, अगर हम लोग इसको ध्यान दें कि न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई कूलम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इधर देखो, न्यूटन मीटर पर कूलम क्या बताता है? न्यूटन इंटू मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। कूलम मतलब चार्ज। डब्ल्यू बाई क्यू क्या देता है? क्लास 10 में पढ़े थे शायद, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। ये न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। कूलम किसका यूनिट? चार्ज। डब्ल्यू बाई क्यू वोल्टेज।
तो वोल्टेज इनटू मीटर भी उसका एक एसआई यूनिट है. दिस बोथ आर द एसआई यूनिट. सो इफ यू आर गिवन बोथ द चॉइसेस एमसीक्यू में अगर बोथ आंसर दिया है देन यू हैव टू टिक बोथ द आंसर. न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड वोल्ट मीटर. नाउ लेट्स मूव टू जेन्युइन न्यूमेरिकल्स. पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो मैं डायरेक्शन का बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन और थोड़ा सा न्यूमेरिकल से विजुअलाइज कर लेते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है. ओके, पूरा डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज है. y इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अच्छा, इसको हम लोग ई ए कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑल द टाइम. आई एम सेइंग जो जेन्युइन फॉर्म होता है डी ए वेक्टर वो हर जगह के लिए वैलिड था. ये तभी देखो इसका वैलिडिटी कैसा है कि कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हम लोग तभी कर रहे हैं जब दोनों के बीच में एंगल का कुछ फर्क हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मान के चलो कोई ऐसा है, ठीक है, अब इसको देखो, ये मान के चलो x और y, ये x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ऐसा बैठा है, ठीक है. तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इस एरिया का, इसका एक सर्टेन एरिया है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ पे होगा, मान के चलो मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, इसी को मैं z डायरेक्शन से डिनोट कर रहा हूँ. बोर्ड के ऊपर छपा है तो नॉर्मल सी बात है उसका परपेंडिकुलर हमारे तरफ आएगा, ठीक है ना. तो हमारे तरफ दिखाने के लिए आई एम शोइंग दिस डायरेक्शन. तो ये उसका z है, तो z का डायरेक्शन के लिए हम लोग तब तक के लिए k कैप बिठा सकते हैं, क्योंकि z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन दिखाता है, k कैप. मैं n कैप क्यों यूज़ किया, क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सल. चाहे वो x और z है, x और z में अगर ये सरफेस लाई करता, मान के चलो ये चीज़ ऐसा होता, तो उसका तब वेक्टर ऊपर होता, और जब ऊपर होता तब मैं चलो y कैप को हम लोग को बोलना पड़ता, y के डायरेक्शन में हम लोग को j कैप इस्तेमाल करना पड़ता. अगर मान के चलो ये z और y में लाई करता, ये सरफेस अगर y और z के बीच में ऐसे लाई करता, तो तब i कैप उसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता. तो वेरिएबल होता है ना, कोई भी एंगल पे रहे, एन वेक्टर के यूनिवर्सल डायरेक्शन हो गया, तुम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो ऐसे रहे, चाहे वो ऐसे रहे, चाहे वो एक्स वाई में लाई करे, एक्स जेड में लाई करे, ऐसे लाई करे, ऐसे लाई करे, इट डजंट मैटर. वरना आई कैप, जे कैप, के कैप इसे बदलना पड़ता है. कोई बात नहीं, हम लोग के कैप से इसको समझते हैं. तो इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, हम लोग ने सीखा कि ए और के कैप, दिस विल बी द वेक्टर, कि ए के साथ हम लोग को जो उसका यूनिट वेक्टर है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, इसका पीछे भी हो सकता था, क्योंकि 2D प्लेन का क्या दायां का बायां कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मैं दायां में भी उसका भाई परपेंडिकुलर बन सकता है, बायां में भी परपेंडिकुलर बन सकता है. हम लोग दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर मैं पीछे साइड में देखता, पीछे साइड में अगर मैं परपेंडिकुलरली उसका एरिया का वेक्टर लेता, तो बस फर्क यही होता कि ए वेक्टर का वैल्यू माइनस ए के कैप होता, है कि नहीं. तब ए वेक्टर का वैल्यू क्या होता, माइनस ए के कैप, क्योंकि के कैप पीछे के डायरेक्शन में होता. अच्छा, अब देखो, अब मान के चलो एज्यूम दैट कि ये तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ, जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है. तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसा, और मेरा सरफेस कैसा है, सरफेस एरिया का वेक्टर कैसा है, ऐसा. कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल. देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों चीज़ अगर 90 डिग्री में है, बात को समझो, जब मैं सोया हूँ ऐसे सोया हूँ, तो मेरे जो नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और हवा मेरे पैर के ऊपर से, बॉडी के ऊपर से फ्लो के निकल जा रहा है, मेरे ऊपर असर होगा नहीं, इधर भी कोई बात है. ये तो ऐसे सीधा खड़ा है, तो इसके ऊपर से वेक्टर छू के निकल जा रहा है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ई और ए के बीच में कितना डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री. तो ई ए कॉस 90 डिग्री बिठाना पड़ेगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस. क्योंकि देखो ये ई वेक्टर हुआ, और ये अगर मैं देखूँ तो जेड एक्सिस में है, तो ये कितना है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है. ये ई वेक्टर और ये जेड एक्सिस में 90 डिग्री बना रहा है. तो हम लोग को ई का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि ए की डायरेक्शन में.
है ना। मैं तभी तो दो चीज़ को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा जब दोनों का भाई डायरेक्शन तो सेम हो। तो ई का मैं वो कंपोनेंट को लेके आया, यानी ई का ये वाला कंपोनेंट, इस साइड वाला कंपोनेंट, वो कितना होगा कॉस, क्योंकि जहाँ पे 90, जहाँ पे थीटा वहाँ पे कॉस थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है, तो इसका कॉस वाला कंपोनेंट यानी ई कॉस 90 वाला कंपोनेंट आ गया, ई कॉस 90 वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो गया और अनफॉर्चुनेटली इसका 0 आ गया, है कि नहीं। अब देखो अगर 90 डिग्री में नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज ये एक सिनेरियो है, अगर मान के चलो मैं एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया, ऐसे टिल्ट है और एक मैंने डिस्क का सिनेरियो क्रिएट किया जो कि ऐसे सीधा और एक सॉरी देखो ये भाई ऐसे खड़ा है ऐसे, ठीक है ना, और इसको चीरते हुए पेनिट्रेट करते हुए कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ, ये ऐसे टिल्ट है, ऐसे टेढ़ा है और इसको चीरते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक, और ये ऐसे सपाट है इसको, तो तीनों केस में फ्लक्स क्या होगा कंपेयर करके अभी देख लेंगे। ये क्योंकि खड़ा है, सीना तान के सीने से खड़ा है, तो बुलेट एकदम आर पार सब पेनिट्रेट करते करते जाएगा। तो देखो क्योंकि सीधा खड़ा है, इसका ए वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और ई वेक्टर का डायरेक्शन भी दोनों सेम है। तो जब दोनों पैरेलल है, व्हेन ई एंड ए आर पैरेलल, देन फाई इज वैलिड, तभी तुम फाई को निकाल सकते हो। जब ई, या तो ई का जो कंपोनेंट, ई का इज कंपोनेंट हमेशा ई रहेगा जरूरी नहीं है, ई का जो कंपोनेंट रहेगा ए के पैरेलल, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाई निकालने के लिए वैलिड होगा। बाकी ई तो निकल जाएगा ना, है ना, मेरे ऊपर से जो ई जा रहा है, चलो ई जा रहा है, मगर मैं सोया हूँ, मेरा ई उधर है, तो इसका ये कुछ काम नहीं करने वाला, मैं टेढ़ा हूँ, आधा हवा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे इंक्लाइंड हूँ, तो सोचो इसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कंपोनेंट एरिया के तरफ झुका होगा या एरिया के तरफ काम कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही कंपोनेंट पेनिट्रेट करने के लिए काम आएगा, बाकी तो निकल के चला जाएगा, बाकी तो उसका असर नहीं होने वाला है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि इधर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है एक्चुअली, तो क्या होने वाला है, ई ए कॉस 0 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पैरेलल है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये विल बी द फ्लक्स। और मान के चलो मैंने उल्टा साइड में भी ले लिया, ए वेक्टर को मैं अगर उल्टा साइड ले लिया होता, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसका के, उसका जो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर था, नॉर्मल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था, बस वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका फाई का वैल्यू बस आएगा माइनस ई ए। वाई इज दैट, क्योंकि ए और ई के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, कॉस 180 डिग्री, इसको लिख के दिखाएं, ई ए कॉस पाई या 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो माइनस ये आना लॉजिकल बात है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो ए को इसी के लिए, तभी जाकर वो बराबर होगा। अब तुम बोलोगे दायां के लिए भी मेरा वही, बायां के लिए भी वही, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुमने अगर गलती से इस साइड में ले लिया है तो तुमको समझाना तो पड़ेगा कि तुम्हारा यूनिट वेक्टर जो तुम एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर ले रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मगर हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही नॉर्मल वेक्टर को लेते हैं, ये झमेला हम लोग करते नहीं। बाई चांस ऐसे आ गया कि इस जब इधर वेक्टर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए इस चीज़ को याद रखो। अब इसको देखो, अच्छा ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और इसका मैं कोई एक पोजीशन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आएगा उसका एरिया वेक्टर, है ना, वो ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे 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 इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर वो ऐसे काम करेगा और ये उसका काम कर रहा है ई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल मान के चलो है 60 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो ई और ए के बीच में जो एंगल है दैट एंगल हैज टू बी टेकन टू कैलकुलेट,
क्योंकि ई का वो वाला कंपोनेंट काम करना चाहिए, वो वाला कंपोनेंट ही पेनिट्रेट करेगा जो कि ए के डायरेक्शन में है, और ए के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, cos 60 है कि नहीं। दूसरा कंपोनेंट तो निकल जा रहा है, उसका तो कुछ काम ही नहीं है, वो तो उसके सरफेस के अलाउंग निकल जा रहा है, थ्रू थोड़ी ना पास कर रहा है। थ्रू कौन सा पास कर रहा है, ई cos 60। तो ई cos 60 ये वाला फ्लास्क के लिए मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट प्रोडक्ट जो डॉट दे देते ये, तो हाफ cos 60 हाफ ई ए, आधा हो गया। देखो अगर 60 डिग्री एंगल में कम होते जाए। अब देखो इधर क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा भी है कि ये डिस्क सपाट है, इसके लिए मैंने ऐसे ओवल शेप में, ये पूरा डिस्क था, तो ऐसे 3D में तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ओवल शेप दिखेगा। तो ये वेक्टर क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ए वेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाने वाला डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में काम करने वाला डायरेक्शन ही ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ई वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो देखो साफ बात है, ई वेक्टर सरफेस के ही अलोंग जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, और जब सरफेस के परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री, और ई ए cos 90 डिग्री बिकम्स 0, सो द फ्लास्क विल बी 0। कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं कि भाई जब फ्लास्क ऐसे पड़ा है और ऊपर से जाएगा, तो हम लोग ने 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। दैट इज द लॉजिक दैट व्हाई डू वी यूज द कंपोनेंट ओनली व्हिच इज पैरेलल टू द एरियल वेक्टर। आई थिंक इट्स क्लियर, नोट इट डाउन। अच्छा, तो नाउ द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट 2D जो सरफेस एरिया में उसका राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली है, ऐसा नहीं कि अनयूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये कांस्टेंट है, तभी हम लोग ये सब कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा पा रहे हैं, वरना हम लोग ये फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे। मगर एरिया वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल एरिया पे कोई भी आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, है ना, EDA। अब उसका cos थीटा लगाना पड़ेगा अगर उसका कंपोनेंट इधर उधर होगा, ठीक है ना। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये फॉर्मूला से हम लोग अलग अलग 2D शेप का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और उसमें फ्लक्स कैन बी 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, है ना। बट व्हाट अबाउट 3D स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ देखो। एक ही प्लेन का जब 2D प्लेन है, उसका दायां भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तुम बोलोगे ये ऊपर है, मैं बोलूँगा नीचे, बिकॉज इट इज रिलेटिविटी। तुम बोलोगे मैं धरती के ऊपर खड़ा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, धरती तो उल्टा हो चुका है, रात हो चुका है, तो तुम नीचे खड़े हो। तो कभी अप और डाउन एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज रिलेटिविस्टिक। कभी स्पेस में तुम बोल सकते हो कि दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, कभी हो सकता है दुनिया में। तुम्हारे लिए जो अप है, तुम्हारे ऊपर वाला प्लैनेट वो बोलेगा मेरे लिए वो डाउन है। तुम्हारे ऊपर मान के चलो कोई प्लैनेट मंडरा रहा है, कोई यूएफओ मंडरा रहा है, सो एवरीथिंग इज रिलेटिविस्टिक। मगर एक 2D प्लेन के लिए, उसी के लिए कोई दायां बायां नहीं हो सकता, मैं कोई भी एक साइड को उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान सकता हूँ। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप? कोई 3 डायमेंशनल शेप में, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे फेमस हम लोग हर वक्त करते हैं, क्यूब को बली का बकरा बनाते हैं। तो लेट्स टेक अ क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारा प्यारा सा क्यूब, हम लोग ने जोड़ दिया, ठीक है। ना अब देखो, इसका मान के चलो जो साइड्स हैं वो सबका L, ब्रेथ भी L, हाइट भी L, ओके। नाउ अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहले ही कॉन्सेप्ट पता चला कि सबका एरिया को जोड़ जोड़ के क्योंकि इस साइड का एक अलग होगा, इस साइड का अलग एरिया, इस साइड, मतलब एरिया तो सबका सेम है। बात है कि एरियल वेक्टर ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, ये नीचे वाला ऐसे खड़ा है, ये वाला ऐसे खड़ा है, ये वाला ऐसे खड़ा है। एरियल वेक्टर को अलग अलग से निकालो, एरियल वेक्टर को सबको जोड़ दो। तो मैं क्या करूँगा कि मान के चलो ये सरफेस नंबर, ये सामने वाला सरफेस A है, ठीक है ना, सामने वाला सरफेस A है, तो मैं फाई ऑफ A निकालता हूँ। तो क्या करूँगा,
इसका जो वेक्टर होगा, मैं ऐसे विजुअलाइज इधर ड्राइंग करूँगा तो गंदा हो जाएगा, ऐसे आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम पे मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इन लोगों को पेंटेड करके। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा कि 3D जो शेप होता है ना, और जब मैं क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना पड़ता है कि उसका सरफेस का जो नॉर्मल सरफेस एरिया का जो एरिया डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स रहता है। व्हाई इज दैट? तुम कभी भी क्लोज, जब 3D स्ट्रक्चर है और भी क्लोज है, तो अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नहीं। ऑब्वियसली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट होके जब निकल रहा है, तुमको बाहर ही देखना है कि उस पेपर में कितना छेद हुआ। मगर जब 2D है तो तुम इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, इट डजंट मैटर, बस प्लस और माइनस हो जाता है ना, नॉर्मल वेक्टर चेंज होने की वजह से। बट जब 3D क्लोज स्ट्रक्चर है तो तुमको बाहर से ही खड़ा होकर देखना है, इधर से खड़ा होकर देखना है, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से। बट तुम अंदर बैठ के देख सकते हो क्या? नहीं। दैट इज वाई जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर का बात करते हैं, द एरियल वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग जैसे स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं ना कि वो आउटवर्ड्स निकलता है, सेम तरीके से एरिया का भी हम लोग को समझ में मतलब एज्यूम कर लेना है कि ये बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जर्वर है वो तो अंदर बैठ के नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, अंदर देख भी नहीं पाएंगे, सब बंद है ना 3D स्ट्रक्चर। तो दैट इज द रीजन कि इनका जो वेक्टर काम करेगा वो आउटवर्ड, पीछे, ये सामने वाला सरफेस का एरिया का वेक्टर, ए वेक्टर, कभी भी पीछे काम नहीं करने वाला है, ये बाहर काम करने वाला है। और हम लोग को इसी वेक्टर के रेस्पेक्ट में देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, और उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है फ्लक्स का वैल्यू। तो देखो एरिया वेक्टर ऐसा, मेरा हाथ ऐसा, कितना डिग्री में एंगल? 90 डिग्री ऑब्वियसली बना रहा है, यानी ये तो गया 0, कुछ सोचना ही नहीं है, cos 90 डिग्री हम लोग को पता है। पीछे वाले का सीन देखो, ये पीछे वाला जो है, पीछे वाला का सीन क्या होगा? मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे होगा, है ना? अब सामने वाले का ऐसे था, पीछे वाले का ऐसे, तो पीछे भी जा रहा है 90 डिग्री में, और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मेरा एरिया का वेक्टर ऐसा 90 डिग्री बना रहा है, और जब 90 डिग्री कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको मैं बी सरफेस नाम दे देता हूँ, तो फाई बी विल ऑल्सो बी टर्न्ड एज 0। सेम कॉन्सेप्ट देखो, अब देखो, तो ये पीछे वाला हो गया, ये मान के चलो ये पीछे वाला हो गया, ठीक है, ये पीछे वाला मैंने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर का सरफेस, दिस वन, ऊपर का सरफेस देखो, ऊपर का सरफेस क्या करेगा? ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रहा है? 90 डिग्री में, अभी भी 90, अभी भी cos 90 0 होगा, cos 90 0, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 0। तो ऊपर वाला को मैं C पकड़ लेता हूँ, C, कैट, क्या गलत दिमाग है भाग। अच्छा, नीचे वाले डायरेक्शन को मैं क्या पकड़ लूंगा? D फॉर डॉग, ठीक है, D फॉर डॉग। तो ये भी देखो, ये नीचे डायरेक्शन में काम करेगा, अवे फ्रॉम द, अवे ऐसे डायरेक्शन में, ये गया ऐसे डायरेक्शन में, ये पीछे वाला था ऐसे डायरेक्शन में, है ना, आगे वाला को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो भाई ये नीचे, ये इधर, तो ये भी 0। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो दायां वाला साइड है, ये जो साइड हम लोग को दिख रहा है, राइट वाला साइड, ये कुछ काम कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा है, सरफेस ऐसा है, एकदम सीना तान के खड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चीर के मारने नहीं जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है इसका नॉर्मल का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में है। तो इसका वैल्यू आने वाला है फाई, इसको मैं क्या नाम दे दूँ? ABCD हो गया, इसको मैं E नाम दे दूँ, तो फाई E, ये वाला साइड को मैं E नाम दे देता हूँ। फाई E का क्या आएगा? EL2, ठीक है, EL2। फाई F, ये हमारा हो गया F डायरेक्शन का कैसे काम करेगा? एरिया वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे काम कर रहा है। एरिया वेक्टर देखो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री में। तो हम लोग ने अभी सीखा कि एंटी पैरेलल जब होगा बस उसका डायरेक्शन घुमा देना है, मगर वैल्यू उतना आएगा। सिंपल,
अच्छा, इसके ऊपर नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लग रहा है। नेट अगर मैं फ्लक्स के बारे में बात करूं, सबको प्लस करो, आंसर क्या आएगा, 0। कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं कि सब जगह में ऑल ओवर जो कोई अगर 3D स्ट्रक्चर में अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रहा है तो उसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, मगर हर वक्त नहीं होता। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ, एक तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होता है कि नहीं, KQ/R² या 1/4πε0 QR², तो वो वेरिएबल भी होता है। और जब वो वेरिएबल होता है तब नेट इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है ना 3D क्लोज स्ट्रक्चर का, वो नहीं आता। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया, सिंपल है ना। बस तुमको E का और A के बीच में एंगल ढूंढना है। एक न्यूमेरिकल मेरे को अच्छा याद आ गया, क्योंकि 3D का तो अभी तुम समझ ही गए हो, सेम प्रोसेस है। उसका जो अलग अलग पार्ट्स है, जितना सारा पार्ट्स है, सब पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ले लो, जोड़ दो। वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग 2D में सीखे थे, बस 3D में इतना सा ही फर्क है कि एरिया का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड्स रहता है, बट वही फॉर्मूला E है। और अगर कुछ टिल्ट टेढ़ा, अगर ये स्ट्रक्चर टेढ़ा होता तो E का cos थीटा वाला कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता। मगर ये cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट से मेरे को कुछ याद आ गया, एक अच्छा न्यूमेरिकल है। फॉर एग्जांपल कि फॉर सपोज कि एक ऐसा स्ट्रक्चर डिस्क इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेरा डिस्क, फॉर एग्जांपल मेरा डिस्क मान के चलो इस तरीके से स्लांट, ऐसे स्लांट में डिस्क को ऐसे करके तिरछा करके ऐसे रखा हूँ, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है। इसका सर्टेन एरिया जो है उस एरिया के हिसाब से ये 90 डिग्री में उसके सरफेस के साथ ये उसका एरिया वेक्टर हुआ नॉर्मल डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा भी हो सकता था कि ये सरफेस एरिया सीधा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा, जो भी है, दोनों के बीच में एंगल है। मेरा बोलने का मुद्दा ये है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब देखो कि हमको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया है, और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये बैठे। अब हमको ये एंगल जो कि मान के चलो है थीटा दे दिया, तो हम लोग को इस डिस्क का वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो अब तुम क्या करोगे तुरंत, अब तुम E का वैल्यू तुमको पता होगा, A का वैल्यू और थीटा देखा तो EA cos 30 तुरंत तुम लिख दोगे, EA cos 30, और यही तुम्हारा हो जाएगा रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बार बार मैं पहले शुरुआत में बोला कि E और A के बीच में जो लगने वाला एंगल है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई कि तुम्हारा जो एंगल होगा वो ये वाला ही होना चाहिए। तो तुमको पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस, तो वाई के और ए के बीच में दे दिया है, तो तुम ए के और एक्स के बीच में निकाल लेते हो। यानी क्या, ये 30 है तो ये 60 होगा भाई, इतना क्या है, ये तो 90 डिग्री है ना, ये टोटल क्या है 90 डिग्री है, ये एक्स के पैरेलल है, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो तुमको ई यानी कैसे भी करके, आई मीन टू से ई और ए के बीच में तुमको एंगल निकालना है। तुमको कैसे भी आर्ट का शेप दे दिया, तुम ई और ए के बीच में एंगल निकाल लो, और ई का वो वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ले लो। ऑब्वियसली अगर थीटा तुमने ई और ए के बीच में निकाल लिया तो ई ये वाला कॉस थीटा ही होने वाला है, और दैट इज व्हाई दिस फार्मूला इज वेरी मच प्रेस्टिजियस, या तो बहुत इसको भाव दिया जा रहा है, ई ए cos 60 डिग्री, एंड यू गेट द आंसर ऑफ हाफ ई ए जो भी हो। क्लियर? एंगल देख के तुरंत फुदक के लिख मत देना, बस इतना देख लेना कि ई और ए के बीच में एंगल है, तो मेरे को उनके बीच में एंगल ही चाहिए, और उनके बीच में एंगल होने के बाद तुम cos 60 लगाओ, आंसर निकाल। एक न्यूमेरिकल लास्ट में कराऊंगा कि ई डिस्टेंस के साथ वैरी कर सकता है, ऑब्वियसली जितना दूर जाएगा उतना कम होते जाएगा, वी नो दैट। नाउ फॉर एग्जांपल कि ओके, तो ये मेरा एक क्यूब है,
ठीक है। ठीक है, ओके। इसका एन सब साइड है इक्वल इक्वल, इट्स अ क्यूब, इट्स अ क्यूब। अब देखो, तो बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बट जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो ई का वैल्यू इज चेंजिंग विथ दिस इक्वेशन ई नॉट एक्स, यानी ई नॉट वाई। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो वाई से जितना दूर जाता जाएगा उतना चेंज होता जाएगा। तो ओरिजिन से मान के चलो ये जो डिस्टेंस है ये है एल डायरेक्शन ऊपर गया, और इसके बाद भी जो भी उसका लेंथ ब्रेथ है वो भी एल डायरेक्शन में ही है। समझ में आ रहा है? ये एक्स से एल डायरेक्शन, एल ऊपर है, यानी वाई एक्सिस में इसका पोजीशन कितना है, एल है। एक्स में तो वो उसी पॉइंट पे है, एक्स पॉइंट में वो कुछ बड़ा नहीं है, बस इसमें इतना दूर, ठीक है। अच्छा, तो ई जो है ना वाई के साथ चेंजिंग में, यानी ई इज वेरिएबल। अब तुमको बोला जा रहा है कि तुम हर एक सरफेस का भी निकालो और टोटल निकालो कितना होगा। तो अब देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना ये नीचे वाला निकालते हैं। तो नीचे वाले को, ये कौन सा है, मान के जो ये फर्स्ट सरफेस में पकड़ता हूँ, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला। तो 5 1 ये ऐसे कर रहा है, आउटवर्ड्स होगा, सरफेस के नीचे के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे, तो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। ये नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एंटी पैरेलल। तो इसका जो वैल्यू होने वाला है ई फिर, अच्छा, ई नॉट वाई हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ई नॉट वाई एंड व्हाट इज द एरिया, एल स्क्वायर। ई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ई नॉट वाई के हिसाब से होगा, जो भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। तो मैं ई ना लिख के डायरेक्टली ई नॉट वाई बिठाया। अच्छा, ये कितना ऊपर है, वाई का वैल्यू कितना, एल, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट एल और एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाने वाला है, एल क्यूब। ये एल स्क्वायर था, वाई का वैल्यू क्या आया, एल, तो एल क्यूब, दिस इज 5। ऐसा मत सोचो कि एल क्यूब ऐसा कोई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट से मत सोचो, क्योंकि मैंने एक ऐसा इक्वेशन रखा है कि ई चेंज हो रहा है, ई जितना दूर जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, ई नॉट इंटू वाई हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो वाई का वैल्यू एल है, तो ई नॉट इंटू एल, और एल स्क्वायर तो था ही पहले से, क्योंकि उसका एरिया एल स्क्वायर है, तो ई नॉट एल इसका वैल्यू हो गया। अच्छा, ये हो गया। ऊपर का सोचो, ये वाला, ये मान के चलो सेकेंड, तो सेकेंड के लिए मेरा क्या आने वाला है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। अच्छा, इसका माइनस होगा, एंटी पैरेलल है, ये क्या होगा, ई नॉट। अब एक बात सोचो, ये एल गया और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको और एल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितना है, एल, तो एल प्लस एल कितना हो गया, 2l। यानी ई नॉट जब तक इधर आएगा तब तक वो 2l के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है कि नहीं। ई नॉट इंटू क्या बोला है, वाई, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ट्रेवल कर रहा है, पहला एल फिर एल, टोटल 2l ट्रेवल कर रहा है, इधर से इधर कितना है, 2l। तो ई नॉट इंटू 2l इंटू एल स्क्वायर, दैट गिव्स अस ई नॉट 2l स्क्वायर, या 2 ई नॉट एल स्क्वायर, 2 ई नॉट एल स्क्वायर। एग्रीड। अच्छा, अब ये देखो, अब इस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं, ये वाला, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगा, तो समझ में ही आ रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों 90 डिग्री में, ये जा रहा है ऐसा 90 डिग्री में, तो ये थर्ड में पकड़ ले रहा हूँ, क्या होगा, 0। सिमिलरली इसका अगर ये 0 हुआ, इसका ऑपोजिट 0 होगा, इतना ज़्यादा सोचने वाला काम ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा होगा तो ये ज़्यादा ज़्यादा ऑपोजिट होगा। और 90 डिग्री का अगर कोई चीज़ ऐसा है, ये हो या चाहे ये हो, 90 डिग्री एंगल थोड़ी ना चेंज होने वाला है आगे पीछे, ठीक है ना। तो इसका भी 5 3 0 होगा, 5 4 भी 0 होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे ये देखो, ये ऐसे आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने वाला है, इसको सब फट करके सहला के निकल जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, 90 डिग्री अभी भी क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री अभी भी क्रिएट हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है हमारे तरफ, तो इसको मैं फिफ्थ साइड बोल सकता हूँ, 5 5 इज इक्वल टू 0। और जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला जो पीछे साइड में जा रहा है,
तो वो भी पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे तो देखो, ऊपर तो देखो, 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 5 6 = 0। देखो सब 0 है, मगर इसका मतलब क्या हुआ, नेट फ्लक्स तो निकालो, नेट फ्लक्स कितना आ रहा है, ये तो 0 हो गया, मगर 2E0 L क्यूब है ना, L क्यूब माइनस कितना आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है दैट वी विल बी ऑलवेज गेटिंग 0 इन दिस केस, बट क्योंकि E0 अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है लेंथ के हिसाब से, तब तो तुम्हारा भाई थोड़ा सा E का वैल्यू चेंज होने की वजह से फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, तो कहीं पे कम फ्लक्स कहीं पे ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्लियर, ओके। अगर वेरिएबल E हुआ तो, अगर सब जगह में E का वैल्यू इक्वल पहुंच रहा है, E नहीं चेंज हो रहा है, देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, जैसे कि पिछले वाला केस में था। मगर इधर क्या है, इधर E का वैल्यू कुछ आ रहा था, इधर E का वैल्यू कुछ आ रहा है कि नहीं। ये एक्स एक्सिस में भी हो सकता था कि ये मान के चलो अब ये इधर आ गया, अगर यही चीज़ को इधर रख देता तो एक्स पे भी हो सकता है डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई पे भी डिपेंडेंट होता तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। So I think I have explained the concept. Actually concept था बहुत गहरा, and all the types of numericals which can be done in electric flux. बट इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर और कॉम्प्लिकेशन समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ। वो काफ़ी देखा जाए तो डीप चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही एक खूबसूरत फॉर्मूला समझ में आया था सर हेनरिक गॉस, मैं उसको गॉस के नाम से जानता हूँ, बट हीज वॉज उसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। शॉर्टकट में एक फार्मूला वो बता देता है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से इसको समझ लो, पढ़ लो। इफ एनी डाउट्स कमेंट इन आवर ऐप सेक्शन, इन द डाउट सेक्शन, वी विल बी आंसरिंग यू। कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी। जय हिंद।